Good morning, students. Welcome to all of you. Fast join the class. Good morning, Afan. Good morning, Sarah. Good morning, Raghuvesh. Good morning, Gunjan. Good morning to all of you. स्टूडेंट्स, आपको FA1 की इंफॉर्मेशन तो मिली हुई है ना। FA1 आपको जो सिलेबस है ना आपका FA1 का, वो ध्यान में रखना है। आपको सॉल्यूशन चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। इस सॉल्यूशन चैप्टर में से ही हम कुछ क्वेश्चंस आपको FA1 में देखने को मिलेंगे। ओके अफहान, वैष्णवी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गौतम। रघुवीर, आपको साउंड नहीं सुनाई दे रहा? क्लियर है ना? अब आ गई, कहाँ चली गई थी? ओके, गुड मॉर्निंग कपिल। गुड मॉर्निंग, वेरी वेलकम। गुड मॉर्निंग नमन। गुड मॉर्निंग नाचल। देखो, इसी तरह आप लोग रेगुलर अपनी क्लासेस अटेंड करते रहो। काफी बेनिफिशियल आपके लिए प्रूफ होंगी ये क्लासेस। इसी तरह आप अपना पूरा 100% लेकर इन्हें पढ़ते रहो। ठीक है, अपनी पढ़ाई से जुड़े रहो। वॉइस नहीं आ रही है गौतम? जी ऑफलाइन नहीं है एग्जाम, आई थिंक ऑनलाइन ही होंगे एग्जाम। तो आप अपनी तैयारी रखो, ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। गुड मॉर्निंग नवदीप। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखो। जो भी नहीं समझ में आता है आप अपने लेक्चर के ड्यूरेशन में तो पूछते ही हो। व्हाट्सएप ग्रुप आपके ऑलरेडी बने हुए हैं, आप वहां भी मालूम कर सकते हो। ठीक है, और अपने नोट्स कंप्लीट रखो। बार बार नहीं कहना पड़े आपसे कि आपका वर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको रेगुलर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं बोर्ड पर एक्सप्लेनेशन देती जाती हूँ, बोर्ड पर लिखती जाती हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहो। आप लेक्चर के ड्यूरेशन में नोट करते रहो जैसा भी पॉसिबल है। ठीक है, बट अपना वर्क कंप्लीट रखो। ठीक है, स्कूल में आपकी रेगुलर अटेंडेंस, आपका रेगुलर होमवर्क मैटर करता है। ओके, तो स्टार्ट करें अपना वर्क। ठीक है, लास्ट क्लास में हम पॉइंट ऑफ फैक्टर के बारे। यस, क्या हुआ? एग्जाम पैटर्न चेंज, हाँ वो सीबीएसई की तरफ से आया है सर्कुलर, बट एक बार कंफर्मेशन हो जाए फिर देखते हैं ना। अभी इस पर हम कोई डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपनी तैयारी पूरा रखो। एग्जाम पैटर्न कैसे भी चेंज हो, एग्जाम तो होंगे जैसा भी पैटर्न हो। ओके, तैयारी आपकी 100% होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो अपने लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। वांट ऑफ फैक्टर सोल्यूशन में हमें वांट ऑफ फैक्टर की नीड क्यों महसूस हुई? हमने जब देखा कि हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिया, हमने जिस भी सॉल्यूट को सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज किया, वो सॉल्यूट या तो डिसोसिएट हो रहा था सोल्यूशन में जाने के बाद, या तो टूट रहा था, आयोनाइज हो रहा था, या फिर वो एसोसिएट हो रहा था सॉल्वेंट के साथ मिलकर, वो उसमें एसोसिएशन हो रहा था। ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जब आप ले रहे थे, ठीक है, जो ना तो अंदर जाकर डिसोसिएट हो रहे थे ना एसोसिएट हो रहे थे, सिर्फ आपको सोल्यूबलाइज होकर, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सोल्यूबलाइज होकर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे थे। तो उस केस में हम कह सकते थे कि हमने जो फॉर्मूलाज देखे थे, जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए फॉर्मूला, आपकी लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए फॉर्मूला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए फॉर्मूला, तो वहां वो फॉर्मूला हमारे काम आते हैं। बट जब आप देखते हो कि आपका सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद टूट गया, या वो आपस में सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो एसोसिएट हो गए, जुड़ गए, तो उस केस में जो आप पहले से आपने कैलकुलेट करके बैठे थे ना, आप ये जो फॉर्मूला के थ्रू जब आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट की थी, तो उस रेंज में हमारा आंसर नहीं आता है। ठीक है, कुछ डिफरेंस हो जाता है। तो वो डिफरेंस हमें बताने के लिए कि ये डिफरेंस क्यों हुआ, तो हमें वांट ऑफ फैक्टर की नीड पड़ी।
बॉन्ड टू फैक्टर क्या होता है? बॉन्ड टू फैक्टर एक रेशियो है जो आपकी ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं और आपकी कैलकुलेटेड, जो आप कैलकुलेशन करके बैठे थे कि हाँ आंसर ये आएगा, ओके, उन दोनों के बीच का रेशियो है। तो यहाँ हम बॉन्ड टू फैक्टर को आई से डिनोट करते थे, अपने लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये बॉन्ड टू फैक्टर है आपका, ऊपर आप रखते थे ऑब्जर्व जो आपको दिखाई देती है, ऑब्जर्व सी सी यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। बार बार कहने की जरूरत नहीं है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आपको पता है, 4 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है इस चैप्टर में, और आपको नीचे डिनोमिनेटर में लेना होता था कैलकुलेटेड जो आपने कैलकुलेशन लगा रखी है, और ऑब्जर्व जो आपको एक्चुअल में मिला है उस सॉल्यूशन के बनने के बाद। तो उन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो आपको बॉन्ड ऑफ फैक्टर कहलाता है, और उसी को हम आई से डिनोट करते हैं, ओके। और आई की जरूरत आपको क्यों पड़ी? ऑब्वियसली जब आपका सॉल्यूट अंदर जाकर कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहा है, या तो टूट रहा है या जुड़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए बॉन्ड ऑफ फैक्टर को यूज में लिया। क्लियर? फिर उसके बाद आप एक फॉर्मूला और देखते हो, ये तो अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आपके पास है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। एक फॉर्मूला और है नंबर ऑफ पार्टिकल। किसके पार्टिकल्स होंगे? ऑब्वियसली सॉल्यूट के पार्टिकल्स ही हैं हमारे सॉल्यूशन में, हम उन्हीं पर कंसंट्रेट करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। समझ में आ रहा है ना? जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो तो वो डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, ओके। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर यानी डिसोसिएशन या एसोसिएशन होने के बाद, सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद डिसोसिएशन हुआ या एसोसिएशन हुआ, उसके बाद कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास आए वो आपके ऊपर आएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर, पहले कितने थे, आपने कितने पार्टिकल्स लिए थे सॉल्यूट के। आप सॉल्यूशन बना रहे हो, पूरी नॉलेज आपके पास होगी, तो आपको पता होगा कि मेरे सॉल्यूट के इतने पार्टिकल थे बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ये दो फॉर्मूला हमने देखे थे बॉन्ड ऑफ फैक्टर के लिए, इस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं, ओके। डिसोसिएशन होगा यानी टूट जाएगा आपका जो सॉल्यूट है, सॉल्यूशन में जाने के बाद टूट जाता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। तो उस केस में यानी कि बाद में, जब आपका आफ्टर बाद में डिसोसिएशन हो गया तो उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, तो उस केस में आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है। ये चीज सबकी क्लियर है। और अगर एसोसिएशन हो गया यानी आपके पार्टिकल्स अंदर जाके जुड़ गए, पहले 2 पार्टिकल आपने डाले थे, दोनों ने जुड़कर 1 पार्टिकल बना लिया, तो यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हुआ ना, कम हुआ। जुड़ने के बाद उसने जो भी बनाया है, वो डाइमर ट्राइमर जो भी बनाया है, उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये आपको पता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएशन के बाद कम रह जाते हैं सोल्यूशन में, तो वहां पर आपका जो आप कह सकते हो कि बाद में एसोसिएशन में जब आपने बाद में देखा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए? कम हो गए। तो उस केस में आपका आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? लेस देन 1 आता है। ये चीज हम सारी क्लियर करके आए अपने लास्ट लेक्चर में। और अगर आप देखते हो कि आपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो ऑब्वियसली आई का वैल्यू क्या होगा? आपका 1 ही आएगा, क्योंकि जब आपका जो पार्टिकल है सॉल्यूट के, वो ना तो डिसोसिएट हो रहे ना एसोसिएट हो रहे, तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है? हमारा आफ्टर और बिफोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रहने वाले हैं, तो हमारे पास आई का वैल्यू वहां 1 आता है। क्लियर है? ये सब हमने क्लियर किया। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है, छोटे छोटे से एग्जाम्पल देख लेते हैं जब हम कंप्लीट डिसोसिएशन या कंप्लीट एसोसिएशन देखते हैं। तो देखो, जैसे कि आपका डिसोसिएशन हुआ, कंप्लीट लिख लो, 100% 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन यानी आपने जो लिया था सॉल्यूट वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया, उसके कोई पार्टिकल्स नहीं बचे, वो सारे पार्टिकल्स आयोनाइज हो गए। जैसे कि एग्जांपल ये हमारा MgCl2 आपने लिया,
मैग्नीशियम क्लोराइड, यहां लिखोगे 100% डिसोसिएट, यानी पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, कुछ नहीं बचा। ओके, तो देखो डिसोसिएट होकर क्या बनाने वाला है ये, Mg+2 2Cl, यही बनेगा ना। सबको आता है ये चीज किस तरह से आयोनाइज करते हैं, उनकी वैलेंसी और चार्ज के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, आपके जो ग्रुप बने हुए व्हाट्सएप के, वहां पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। क्लियर? सो MgCl2 100% डिसोसिएट हुआ, Mg+2 आयन, अगर आप एक मॉलिक्यूल लेते हैं MgCl2 का, तो एक आपको Mg+2 मिलेगा और 2Cl- मिलेंगे, चार्ज बैलेंस हो गया। ओके, बैलेंस इनकी बैलेंस है, समझ में आ रही है ये चीज। 1 Mg 1 Mg और 1 Mg पर कितना चार्ज, +2, 2Cl है यहाँ पर, यहाँ भी 2Cl और 1 Cl पर -1 चार्ज होता है, तो टोटल -2 चार्ज हो गया, +2 -2 न्यूट्रल हो रहा है। ये चीज क्लियर है? तो यहाँ पर अगर आपसे आई की वैल्यू पूछी जाए, बॉन्ड ऑफ फैक्टर आपसे पूछा जाए, तो डिसोसिएशन के बाद डिवाइडेड बाय डिसोसिएशन के पहले, तो डिसोसिएशन के बाद देखो कितने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, बताओ मुझे। एक तो Mg+2 है और 2 Cl- है, तो डिसोसिएशन के बाद आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 3 हो गए। ये तो है आफ्टर, और उसके बाद आएंगे आपके बिफोर। बिफोर पहले कितना था आपके पास, एक ही तो MgCl2 था ना, एक ही मॉलिक्यूल था, 1। ओके, तो आप कह सकते हो कि इस केस में आई की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। जब भी डिसोसिएशन होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा। यस अफान, यस रघुवीर, यस गौतम। ओके, तो यहाँ पर 3 आने वाला है आई का वैल्यू। 3 आते ही आप समझ जाओगे कि यहाँ पर डिसोसिएशन हुआ होगा, ऑब्वियसली हमें दिख रहा है। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 100% डिसोसिएशन का, जैसे कि Al2SO4 होल चेन। ओके, एल्यूमिनियम सल्फेट है ये, 100% डिसोसिएट। बताओ कैसे डिसोसिएट होगा, टेल मी फास्ट। कितने पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं आपको एल्यूमिनियम सल्फेट का, एक पार्टिकल है। डिसोसिएशन होगा 2Al+3 प्लस 3SO4-। बता दो मैंने सही से डिसोसिएट किया है क्या? एल्यूमिनियम के 2 पार्टिकल्स हैं, 2 ही पार्टिकल्स हैं, सल्फेट के 3 थे, 3 ही पार्टिकल्स हैं। सल्फेट पर -2 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है, यहाँ प्लस का फिक्स माइनस का फिक्स, तो टोटल आपका एल्यूमिनियम सल्फेट न्यूट्रल बना हुआ है। वॉइस क्रैक देखो, बोर्ड के पास जाने पर जब भी दूर जाते हैं ना हम अपने सिस्टम से, पर्टिकुलर डिवाइस से, तो थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम आता है। ओके, तो ये चीज समझ में आई। अब आई का वैल्यू आप फाइंड आउट करो। अफान आपने सही लिखा है, आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल, 2 पार्टिकल एल्यूमिनियम +3 के, 3 पार्टिकल सल्फेट के, तो कितने हो गए, 5। और बिफोर एक ही था, एल्यूमिनियम सल्फेट था, तो आई का वैल्यू आया आपके पास 5 आया। समझ में आ रही है चीज? तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो आपकी आई का वैल्यू जो है, आपका जो बॉन्ड ऑफ फैक्टर है वो ग्रेटर देन 1 आता है उसके। यस हर्षित। हाँ, वॉइस मेरा क्रैक होता है जब मैं बोर्ड के पास जाती हूँ, अपने पर्टिकुलर डिवाइस से दूर जाते हैं तब वॉइस क्रैक होता है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि बोर्ड के पास जाने के बाद कम आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाए ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। स्क्रीनशॉट लो, फिर एक बार एसोसिएशन में देख लेते हैं आई का वैल्यू।
ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 100% एसोसिएशन। क्या होगा एसोसिएशन के केस में कि आपके जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन में जाने के बाद एसोसिएट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगर दो डाले आपने तो दोनों जुड़ करके आपको एक की फीलिंग देंगे कि आपने एक पार्टिकल डाला हो जैसे कि, तो वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होता है, ठीक है। तो आफ्टर वाली जो वैल्यू है वो कम होती है, बिफोर वाली हमारी ज्यादा रहती है, तो उसके हिसाब से हमारा जो आई का वैल्यू है, जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, वो लेस देन 1 आता है। 100% डिसोसिएशन में आप सिंपल CH3 COOH, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो और बेंजीन में उसे डिसॉल्व करते हो तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, डाइमेराइज हो जाता है, ठीक है। जितने मॉलिक्यूल लोगे उसके अकॉर्डिंग, 3 लिए तो ट्राइमेराइज, ट्राइमर बन जाएगा, ओके। एसिटिक एसिड लिया आपने 100% एसोसिएटेड। कैसे होता है एसोसिएट, ठीक है। दो मॉलिक्यूल लिए आपने इसके, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ना क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। दोनों डाइमर बनाने वाले पास पास आ रहे हैं, तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू दोनों एक की फीलिंग देंगे हमें, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ फंसा हुआ है, 2 ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ भी सेम यही होगा, तो इस तरह क्या बन जाता है, डाइमर, ठीक है। 2 लिए थे आपने, बट आपको कैसी फीलिंग आ रही है सॉल्यूशन में जाने के बाद कि आपके पास एक ही पार्टिकल, यस 1/2, समझ में आ रहा है। तो इस डाइमर को आप ऐसे भी समझा सकते हो, CH3 COOH 1, लिख सकते हैं ना ऐसे। 100% एसोसिएट आप यहाँ पर बेंजीन लिखोगे, ठीक है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, बेंजीन दे दिया, तो आपको समझना है कि उस कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होने वाला है, डाइमेराइज होने वाला है, ओके। उसमें एसोसिएशन हो गया, समझ में आ रही है ये चीज। तो यहाँ पर अगर आप आई की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, कैसे फाइंड आउट करते हैं, आफ्टर एंड बिफोर, आफ्टर बिफोर। आफ्टर बाद में कितने रह गए, आपको लग रहा था कि आपने 2 लिए हैं, बट फीलिंग कैसी आ रही है, एक ही रह गया, जुड़ करके उसने एक ही बना लिया, एसोसिएट हो गया, तो आफ्टर बाद में आपके पास एक ही रह जाता है। और पहले आपने कितने लिए थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 लिए। तो इस तरह आप कह सकते हो कि इसके लिए आई का वैल्यू 1/2 होगा या 0.5 होगा, समझ में आती है चीज। तो एसोसिएशन में हमारा आई का वैल्यू क्या हो जाता है, यस व्हाट हैपेंड, मैम इस एसिड में H+ रिलीज क्यों नहीं किया। H+ रिलीज तब करेगा ना जब सामने वाला H+ लेने वाला हो, जब आप उसे बेस में डालोगे तभी तो अपना H+ देगा। यस सफान राइट, वाटर में डाल रहे हो, वाटर के पास OH- है, उसकी कैपेसिटी है H+ को अट्रैक्ट करने की, तभी तो H+ निकलेगा यहाँ से, ठीक है। मानते हैं हम कि एसिड का काम है H+ रिलीज करना, बट सामने वाला भी तो H+ एक्सेप्ट करने वाला हो, उसमें से H+ खींचने वाला हो, या बेंजीन नहीं खींच पा रहा था, खुद भी न्यूट्रल होता है बेंजीन, क्लियर। तो ये चीज समझ में आई। एसोसिएशन में क्या होता है, आई का वैल्यू कम हो जाता है, डिसोसिएशन में बढ़ जाता है। तो इस तरह से आई का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम। ये तो बात थी 100% या कंप्लीट एसोसिएशन की या कंप्लीट डिसोसिएशन की। ये सारा बेंजीन नॉन पोलर है, उसके पास नहीं है प्लस माइनस, नहीं कर पा रहा वो ऐसा कुछ, ओके। तो अब बात करते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे कि आपने पढ़ा है 11th क्लास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। इसमें हम देखते हैं कि जब हमारा जो पर्टिकुलर हमने जो भी सॉल्यूट लिया है, जो भी हमने कंपाउंड लिया है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट या कंप्लीटली एसोसिएट नहीं हो रहा, उसका कुछ पार्ट ही टूट रहा है, ओके, बाकी पार्ट एज इट इज बना हुआ है, या कुछ पार्ट ही एसोसिएट हो रहा है, थोड़ा बहुत पार्ट ऐसे बचा हुआ है,
तो उस केस में आप कह सकते हो कि वहां कंप्लीट डिसोसिएशन या कंप्लीट एसोसिएशन नहीं हुआ, तो वहां पर एक नई टर्म आती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डीओडी जिसे हम कहते हैं। 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने इसको। तो उस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के थ्रू हम आई का वैल्यू या फाइंड आउट करना सीखेंगे। ओके, तो इसी में देख लेते हैं। 100% एसोसिएशन के बाद हम देखेंगे इन केस ऑफ, यहां लिख लो वैल्यू ऑफ आई केस ऑफ partial dissociation। हंड्रेड % में तो आपने देख लिया आई का वैल्यू। अब पार्शियल डिसोसिएशन हुआ तो आपको बताएंगे कि कितना पार्ट डिसोसिएट हुआ और कितना अनडिसोसिएटेड है, एज इट इज बना हुआ है। तो उसके बेसिस पर आपको आई का वैल्यू निकालना होता है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं NaCl का ही। NaCl है आपके पास Na+ और Cl- देगा, ठीक है। आप देखोगे इनिशियल में इसका आपको दिखाई दे रहा है एक मॉलिक्यूल है। और स्टार्टिंग में जब आपने इसको सॉल्युबलाइज नहीं किया था, आप नहीं लेकर गए थे इस सॉल्वेंट के पास, तो इसका 1 मोल था। ओके, ये प्रोडक्ट वाली साइड्स पर दोनों के 0 मोल नहीं बने थे ये। ओके, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई, इक्विलिब्रियम आया, तो मान लो यहां पर आपसे कहा गया एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आया, ठीक है, आपकी रिएक्शन दोनों तरफ बराबर चल रही थी, रिएक्शन स्टॉप हो गई, तो मान लो इसके 1 - अल्फा मोल, यानी कि 1 में से अल्फा मोल जो है या अल्फा पार्टिकल जो है इसके सिर्फ वही डिसोसिएट हुए। समझ में आ रही है ये चीज? 1 में से अल्फा पार्टिकल गया तो इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो यहाँ इसका अल्फा 1 × अल्फा 1 × अल्फा। समझ में आ गई ये चीज? तो जब इसके 1 में से अल्फा पार्टिकल निकले तो ऑब्वियसली 1 मोल इसका था, 1 मोल इसका था, तो उस अकॉर्डिंग इसका अल्फा बना और इसका अल्फा बना। ये इक्विलिब्रियम आ गया। अब यहाँ पर आपसे आई की वैल्यू फाइंड आउट करवाना है, तो आई का वैल्यू आफ्टर बिफोर, आफ्टर क्या नजर आ रहा है आपको? अल्फा, अल्फा और 1 - अल्फा, यही है ना आफ्टर। और बिफोर क्या लिया था आपने? एक ही लिया था, ठीक है, यस। तो इक्विलिब्रियम में यानी जब सारा काम हो गया तो इसके अल्फा और अल्फा मोल बने आपके पास और इसके 1 - अल्फा मोल आपके पास बचे। तो आफ्टर में आप लिखोगे 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा। और स्टार्टिंग में आपने इसका कितना लिया था? एक ही पार्टिकल लिया था आपने, इसका एक ही मोल लिया। ओके, तो आई का एक्चुअल वैल्यू क्या आ जाएगा? तो अल्फा प्लस अल्फा कर लो, सही से समझ में आएगा। अल्फा से एक माइनस से एक प्लस को कैंसिल कर दें, क्या बचेगा आपके पास? 1 + अल्फा, यही बच रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप एक मोल लेकर चलते हो पार्टिकल का तो आई की वैल्यू 1 + अल्फा होती है। और अल्फा क्या है यहाँ पर? क्या है अल्फा यहाँ पर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, लिख लें इसे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अल्फा बता दूंगी मैं क्या है यहाँ पर। आपसे अगर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन वाला क्वेश्चन आपको देते हैं तो अल्फा की वैल्यू आपको डेफिनेटली देंगे वो। तो आप लिखोगे अल्फा इज हियर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के केस में वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाएगा, एसोसिएशन के केस में डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहलाएगा। लिख लो इसे।
फिर एसोसिएशन का एग्जांपल लेते हैं। हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट स्टूडेंट? गुड। यहां हम देखेंगे वैल्यू ऑफ आई इन केस ऑफ पार्शियल एसोसिएशन। जब पार्शियल एसोसिएशन हो रहा है तो आई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओके डन, गुड। सो देखो वही एग्जांपल है हमारा, एसिटिक एसिड ले लो आप, 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। ये आपको पार्शियल डिसोसिएशन बता रहा है, एसोसिएशन सॉरी। तो हम देख सकते हैं इनिशियल में जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, इसके आपके पास 2 मोल है, आप 1 मोल लेकर कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। 2 भी लिख सकते हो आप, यहाँ हम 1 लेकर चलते हैं, ठीक है। इसका 1 मोल है, यहाँ 0 है, स्टार्टिंग में 0 ही था ना इसका। यस। फिर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम आया, मान लो इसमें से 1 माइनस अल्फा पार्टिकल। अल्फा आते ही समझ जाओगे कि आपका इनकम्प्लीट एसोसिएशन हो रहा है या पार्शियल एसोसिएशन हो रहा है। 1 माइनस अल्फा पार्ट इसमें से निकल कर गया और वही एसोसिएट हुआ, बाकी अनटच्ड रहा। तो यहां पर क्या होने वाला है मुझे बता दो जल्दी से। जब 2 थे पार्टिकल तो एसोसिएशन के बाद आपके पास 1 पार्टिकल रह रहा था, यही होता है ना एसोसिएशन में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। और यहाँ आप 1 लेकर चले स्टार्टिंग में, तो ऑब्वियसली एसोसिएशन के बाद कितना रहने वाला है आपका? 1/2 अल्फा। क्लियर हुआ ना ये? ठीक है, 1/2 अल्फा। 2 लेते तो आप 1 कर देते, आप 1 लेकर चल लेते ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप 2 लेकर भी चल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उससे भी देखना अपनी कैलकुलेशन को, 1 माइनस अल्फा अल्फा। ओके, रिएक्शन स्टॉप हो गई। अब आई का वैल्यू कैलकुलेट करो, अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। स्टार्टिंग में आपका 1 है। बताओ क्या करेंगे? सबसे पहले इस 1 को तो छोड़ो आप, माइनस अल्फा में से अल्फा बाई 2, यानी 1 में से हाफ अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास क्या आता है? माइनस अल्फा बाई 2। यही आएगा ना, आई का वैल्यू कम आता है। ठीक है, 1 में तो आएगा हमारा 1 माइनस अल्फा बाई 2। और अल्फा सभी जानते हो डिग्री, एसोसिएशन के केस में डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा। ओके, और अगर आपको दे रहे क्वेश्चन में आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताएंगे क्वेश्चन में कि इतना परसेंट एसोसिएट हुआ है, इतना परसेंट डिसोसिएट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अल्फा लिख दोगे, ठीक है। अल्फा की जगह वही वैल्यू आ जाएगी आपकी। ओके, क्लियर, गुड। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है उन्हें कर लेते हैं, फिर हमें समझ में आएगा। ओके, यस वैष्णवी 1 आ रहा है, क्या सब तू? ओके, एक सेकेंड, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लो आप यहाँ पर। m/10 solution of potassium
फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड फॉर्मूला दिया है K4Fe3N6। जानते हैं सभी पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। आप अपनी 12th क्लास में ही 9th चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आप बहुत अच्छे से समझोगे इन कंपाउंड्स को। तो एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने बताया M/10 सोल्यूशन है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का इज 50% dissociate at 27 degree centigrade. Calculate the osmotic pressure. आई थिंक ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, आपको दे दिया M/10 सोल्यूशन है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, क्या हो रहा है वो डिसोसिएट हो रहा है, कितना परसेंट 50%, यानी यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू दे दिया 50%। आते ही समझ जाओगे कि 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ, यानी कि पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, और अल्फा की वैल्यू यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको दे दिया 50%। ओके, तो अब यहाँ से आपको पहले तो आप आई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ये जो डिसोसिएशन हुआ एसोसिएशन जो भी होते हैं उनमें जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू डिफरेंट हो जाता है, उसको आपको आई से मल्टीप्लाई करना होता है जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। ये फॉर्मूला भी हमने देखा था। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, हो सकता है बीच में हमें क्लीन करना पड़े, फिर आगे चलते हैं कैलकुलेशन देखते हैं। ये आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड, डिसोसिएट करेंगे इसको। ओके भावेश, डिसोसिएट करेंगे। देखो ध्यान में देना कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद एंटिटी होती है ना, वो एक आयन की तरह सॉल्युबलाइज होती है, वो नहीं टूटती है। टूटता क्या है, सॉल्युबलाइज क्या होता है, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होता है। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट से आपका पोटेशियम है, कितने पोटेशियम है, 4 पोटेशियम है, ये 4 आ गया। एक पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है, प्लस चार्ज, तो ये पूरी तरह आयोनाइज हो जाएगा। अब आपकी ये जो एंटिटी है ना, ये कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में रहेगी, जिसे हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। समझ में आई ये चीज, ये पूरी कॉम्प्लेक्स एंटिटी एक ही बनी रहेगी, एक ही आयन की तरह ये आयोनाइज होता है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो अपनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, वो हम पढ़ेंगे अपनी इसी क्लास में। बट ये समझ लो कि जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाए तो जो आयन आपके स्क्वायर ब्रैकेट में रखे हुए हैं ना, वो एज इट इज रहते हैं। या चार्ज आएगा, अपन लगा रहे हैं अभी चार्ज, तो ये एज इट इज रह गया। ओके, अब दोनों आयंस का चार्ज आपको बैलेंस करना है, इसकी तरह न्यूट्रल करना है। तो यहाँ ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज कितना है आपके पास, +4। समझ में आ रहा है ना, +4 है, तो यहाँ 4 चार्ज आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमारा आयोनाइज हो गया ये। इनिशियल में देखो, स्टार्टिंग में आपके पास इसका 1 मोल था, एक पार्टिकल ही है ना, यहाँ पर इसके 0 और इसके भी 0 मोल थे, बट इक्विलिब्रियम आया आपका। इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ, मान लो इसके 1 में से अल्फा पार्टिकल डिसोसिएट हुआ है, इसके कितने हो जाएंगे, 4 अल्फा। शाबाश, 4 अल्फा, इसका एक ही है तो इसका अल्फा रहेगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ऊपर से क्लियर कर देते क्वेश्चन को। ये चैटिंग में क्या लिखा हुआ है बच्चों ने, ठीक है, क्लीन करती हूँ क्वेश्चन को।
तो आपकी आई का वैल्यू आ जाएगा आफ्टर अपॉन B4। आफ्टर देख लेते हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा, और बिफोर क्या आ गया आपका 1 आ गया। अल्फा से अल्फा कैंसिल कर दे, प्लस माइनस वैल्यू आपके पास आया 1 प्लस 4 अल्फा। आई का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से आई हमें समझ नहीं आ रहा, तब तक हम अल्फा की वैल्यू इसमें पुट नहीं करेंगे। अल्फा आपको दिया हुआ है यहाँ पर 50% बताया है। यस 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 सही लिखा है आपने, 1 प्लस 4 अल्फा है, सॉरी 1 प्लस 4 अल्फा, 4 अल्फा के पहले प्लस था, ठीक है। अब हमें पता है कि अल्फा की वैल्यू उसने दी है क्वेश्चन में हमें 50% है, तो वहां से हम अल्फा फाइंड आउट करोगे, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो। अल्फा 50% डिसोसिएट हो रहा है, 100 में से 50% हो रहा है, तो कितना रह गया आपके पास 0.5। अल्फा की वैल्यू 0.5 आ गई। इस वैल्यू को पुट करें, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है सभी ने। तो आपका आई का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 4 इंटू 5। थ्री आएगा ना। तो आई का वैल्यू 3 आ गया आपके पास, ओके। बट हमसे आई नहीं पूछा था, हमसे क्या पूछा है, हमसे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है। ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू आपको पता है, जो भी फॉर्मूला है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर का CRT या जो भी है, उस फॉर्मूला को आपको आई का जो वैल्यू आया उससे मल्टीप्लाई करना होता है। यस कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है सभी, साइड में कर लेते हैं इसको। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, फाई इज इक्वल टू द CR। टेम्परेचर दिया हुआ है, आर का वैल्यू आपको पता है, और सी जो उसकी कंसेंट्रेशन दी हुई है m/10 इंटू आई। एसोसिएशन या डिसोसिएशन के केस में आई से मल्टीप्लाई करना होता है, ये भी सबका क्लियर है। तो फाई इज टू द 1/10, m/10 की जगह 1/10 लिखेंगे। आर का वैल्यू 0.083। टेम्परेचर केल्विन में लोगे आप, 23 दिया था आपको, 300 केल्विन हो जाएगा, और आई का वैल्यू 3 आ रहा है। तो इस तरह से आप ऑस्मोटिक प्रेशर इसका फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। ATM में आएगा आपका आंसर जो भी आ रहा है। ये सफा 27 दिया था ना डिग्री सेंटीग्रेड का, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया हमने, और इसीलिए आर का वैल्यू भी हमने 0.083 लिखा है। ATM में आ जाएगा आपका आंसर 7.47, हाँ लगभग इतना ही आएगा, ओके। तो मुझे लगता है कि आपका जो वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगी कि आपको वीडियो के थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें, या फिर अगर हो गया तो इसकी PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगी, NCERT सॉल्यूशंस इसके मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ओके। वांट ऑफ फैक्टर हमारा क्लियर होता है, और क्वेश्चंस अगर कुछ हैं तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी हम देख लेंगे। अगर आपकी क्वेरीज हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, ओके। और अपने FA के लिए आप तैयार रखोगे अपना चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।